रात के 2 बजे मधुपुर गांव में जोरों की बारिश हो रही थी। ठंड का मौसम था। गुप्ता परिवार का घर सन्नाटे में डूबा था। रमेश और सुनीता बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन उनका बेटा अजय अपने बिस्तर पर बेचैन था। वो सोते सोते कुछ बड़बड़ा रहा था और घबराया हुआ लग रहा था। अचानक अजय के कमरे से एक तेज चीख सुनाई देती है। रमेश और सुनीता भागे भागे कमरे में जाते हैं। पापा, वो आवाज फिर आई। कोई मुझे बुला रहा है। बाहर बारिश में कोई खड़ा है, मुझे दिख रहा है। मुझे डर लग रहा है, वो मुझे ले जाएगा। अजय को ऐसा बोलते देख वो दोनों कुछ देर के लिए मानो सुन ही पड़ गए। उनको समझ नहीं आ रहा था अजय किसकी बात कर रहा है। अजय, शांत हो जा, ये सिर्फ बारिश की आवाज है, कोई नहीं है बाहर। तू सपना देख रहा है। सुबह पंडित जी को बुलाएंगे, सब ठीक होगा। हाँ बेटा, तेरे बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई नहीं है यहाँ। हम दोनों तो बाहर ही थे। तुमको कोई सपना आया होगा बेटा, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, चिंता मत करो। सुनीता अजय के पास आती है और उसे प्यार से सहलाती है, लेकिन उसकी ठंडी त्वचा उसे और डरा देती है। बाहर बारिश तेज हो जाती है और बिजली की चमक और गड़गड़ाहट पहले से ज्यादा हो गई थी। जी, ये सब क्या हो रहा है? अजय बीमार होता जा रहा है। ये ठंड का मौसम और ये बारिश, लगता है अजय को ये सहन नहीं हो रही। हमारे बेटे के लिए कुछ करिए जी, मुझसे मेरे बेटे की ये हालत देखी नहीं जा रही। सुनीता, मैं खुद इस बात से परेशान हूँ कि आखिरकार अजय को ये कैसा बुखार हो गया है जो उतर ही नहीं रहा। पहले भी तो ठंड और बारिश का मौसम आता था, पर पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कल सुबह कोई हल निकालता हूँ इस समस्या का, तुम चिंता मत करो। अगले दिन सूरज तो निकल आया था, पर ठंड अभी भी बरकरार थी। बारिश बंद हो गई थी। सबसे पहले सुनीता अजय के कमरे में जाती है। वो अजय को देखकर हैरान हो जाती है। रमेश जी, अजय की तबीयत और बिगड़ रही है। ये काले निशान, ये कमजोरी, क्या है ये? आप वैद्य जी को बुलाकर लाइए। सुनीता, मुझे ये वैद्य जी के बस की बात नहीं लग रही। बहुत साल पहले सोनू के लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब पंडित विश्वनाथ ने ही उसको ठीक किया था। तो आप जल्दी जाइए और पंडित जी को बुला के लाइए। मुझे मेरा बेटा ठीक चाहिए। मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। हे भगवान, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, वो जल्दी से ठीक हो जाए। सुनीता, घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। पंडित विश्वनाथ को मैं अभी बुलाने जाता हूँ। मुझे शक है कि शायद हमारे बेटे पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत है। अरे रमेश मास्टर, क्या हुआ? आज तो स्कूल नहीं गया बच्चों को पढ़ाने के लिए। सब ठीक है ना? वैसे तो तू छुट्टी नहीं करता, आज कहाँ जा रहा है? सोनू यार, क्या बताऊं तुझे मेरे भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। जैसे 4 साल पहले तेरे बेटे को कुछ हुआ था, वैसे ही अजय की हालत भी कुछ दिन से खराब है। रातों को सो नहीं पाता, एकदम से चिल्लाने लगता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? मेरे बेटे की चिंता मुझे सताए जा रही है। रमेश भाई देख, अगर ऐसी बात है तो तुझे बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी जा, विश्वनाथ जी के पास ही इसका हल है। मेरे बेटे को भी उन्होंने ही ठीक किया था। कुछ ऐसी काली शक्तियां होती हैं जिनके ऊपर इंसान का बस नहीं चलता। देर मत कर, मंदिर के पास जा, वो वहीं मिलेंगे। रमेश सीधा मंदिर पहुंचता है। वो विश्वनाथ जी को सारी बात बताता है और विश्वनाथ जी रमेश के साथ उसके घर की ओर चल पड़ते हैं। विश्वनाथ जी गुप्ता परिवार के घर पहुंचते हैं। वो अजय को देखते ही गंभीर हो जाते हैं। अजय को देखने के बाद वो आंगन की ओर बढ़ते हैं। उनको घर के पीछे की दीवार के पीछे एक यंत्र दीवार पर बना दिखा। रमेश, ये निशान साधारण नहीं है, किसी ने बहुत शक्तिशाली तंत्र किया है। अजय की आत्मा को कोई बांध रहा है। ये एक तांत्रिक बुरी शक्तियों का वशीकरण यंत्र है। पंडित जी, ये सब कब शुरू हुआ? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। हम तो अपनी जिंदगी सादे तरीके से व्यतीत करते हैं। फिर ये किसने किया? मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है, कृपया कुछ करिए। पंडित जी, क्या ये काला जादू है? मेरा बेटा इतना डरा हुआ क्यों है? क्या ये तंत्र मेरे बेटे के ऊपर हुआ है? मुझे रास्ता दिखाएं पंडित जी, क्या आप उसे बचा सकते हैं? रमेश, रात के समय उस काली कोठरी में जाओ। अजय पर हुए इस तंत्र के बारे में जानकारी उस काली कोठरी में ही मिलेगी। रात को फिर से बारिश होने लगती है। रमेश काली कोठरी की ओर जाता है जहां गांव वाले डरते हैं। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ है और अंदर से गंधक की बदबू आ रही है।
रमेश जमीन पर एक काला कपड़ा देखता है जिसके चारों ओर लाल सिंदूर बिखरा है। ये क्या है? अजय की इस्तेमाल की गई चादर यहाँ? मुझे विश्वनाथ जी को जल्दी से जाकर बताना होगा। कोई मेरे बेटे को निशाना बना रहा है, मुझे इस साजिश को रोकना होगा। रमेश कोने में देखता है जहाँ एक किताब पड़ी होती है जिसके पन्ने खुले होते हैं और उस पर अजीब सी आकृतियां बनी होती हैं। वह किताब अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह बारिश थम गई थी। रमेश और सुनीता आंगन में बैठे थे। पंडित विश्वनाथ जी उनके घर आते हैं और सामने रखी किताब को देखते हैं। पंडित विश्वनाथ जी चौंक कर, रमेश, ये किताब, ये बहुत खतरनाक है। ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ है जिसका इस्तेमाल आत्माओं को बांधने और किसी को अपने वश में करने के लिए किया जाता है। मैं इसे पहचानता हूँ। इसमें लिखा तंत्र ये तो अजय को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, उसका जीवन स्रोत चूस लेगा। हमें एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें जल्दी से इसका तोड़ ढूंढना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अब तो अजय की हालत इतनी बिगड़ गई है कि वो अब बोलता भी नहीं। उसकी आंखें बस छत को घूर रही हैं। कल से उसके हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं। कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। पंडित जी, आखिर ये सब किसने किया? इतना घिनौना काम मेरे बेटे के साथ? क्या सच में गांव से ही कोई हमारा दुश्मन है? समय हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। पंडित जी घर की तलाशी शुरू करते हैं और आंगन में रखे एक बड़े से पुराने दर्पण पर उनकी नजर पड़ती है। तंत्र ने अजय की आत्मा को इस दर्पण में कैद कर लिया है। दर्पण को तोड़ना होगा, पर अभी नहीं। उससे पहले इस तांत्रिक ग्रंथ से तंत्र का सही तोड़ ढूंढना जरूरी है, नहीं तो दर्पण टूटने पर अजय की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त होने के बजाय भटक जाएगी। देर रात रमेश और पंडित जी सीधे गांव के बाहर काली कोठरी के पास बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। अंदर कैलाश बैठा था। तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल होने वाली अजीबोगरीब सामग्री उसके सामने थी। कैलाश, तूने मेरे बेटे को क्यों चुना? अगर तेरी मेरे से दुश्मनी थी तो तू मुझसे लड़ता, मुझे नुकसान पहुंचाता, मेरे परिवार को क्यों? मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। ये काला जादू बंद कर। अभी मेरे बेटे को छोड़ दे, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रमेश, तू आज भी नहीं समझा। तूने मेरी नौकरी छीनी, तूने मुझे गांव में जलील किया, तूने मेरी जिंदगी तबाह की। अब मैं तुझे वो दर्द दूंगा जो तूने मुझे दिया था। अब मैं तेरे बेटे को ले जाऊंगा। ये तंत्र सिर्फ काला जादू नहीं है रमेश, ये तुझे सबक सिखाएगा और तू इसे देखता रह जाएगा, जैसे मैंने अपनी बर्बादी देखी थी। कैलाश, तेरी आंखों पर प्रतिशोध का पर्दा पड़ा है। तूने जो किया है वो सिर्फ अपराध नहीं, वो महापाप है। तू समझ नहीं रहा। तू जिस आत्मा को बांधने की कोशिश कर रहा है वो तेरा गुलाम नहीं बनेगी। ये आत्मा तुझे भी नहीं छोड़ेगी, ये तुझे भी भस्म कर देगी। अभी भी समय है, अभी रुक जा। इस कर्म से पीछे हट जा, नहीं तो तेरी आत्मा भी अजय की तरह ही हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। कैलाश अहंकार में बिना रुके झोपड़ी से भाग जाता है। रमेश और पंडित उसका पीछा करते हैं। वे दोनों वापस घर आ जाते हैं। अगले दिन गुप्ता परिवार के घर के अंदर डर और आस्था का संघर्ष चल रहा है। पंडित विश्वनाथ एक जटिल और विशेष तंत्र पूजा शुरू करते हैं। अजय को हल्दी और सिंदूर के घेरे के बीच में खड़ा किया जाता है। रमेश, सतर्क रहो। ये तंत्र बहुत बहुत शक्तिशाली है। कोई दुष्ट और बलशाली आत्मा अजय को पूरी तरह से अपने वश में कर रही है। हमें इसे इसी क्षण तोड़ना होगा, नहीं तो मैं नहीं जानता कि हम अजय को बचा पाएंगे या नहीं। समय बहुत कम है। पंडित जी, बस इतना बता दीजिए, क्या मेरा बेटा मर जाएगा? मैंने क्या पाप किए हैं जो ये कमबख्त मुसीबत मेरे बेटे को नहीं छोड़ती? मैं उसे नहीं खो सकती। मेरे लिए कुछ भी कीजिए, बस अजय को बचा लीजिए। माँ, वो फिर से आ रहा है। वो मेरी तरफ देख रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। उसके हाथ में कुछ है माँ, काला काला धुएं जैसा, जैसे कोई अंधेरी रस्सी मेरे गले की ओर बढ़ रही हो। मुझे बचाओ माँ, वो मुझे पकड़ लेगा। पंडित जी मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं, लेकिन तभी अजय घेरे में बेहोश हो जाता है। पंडित जी, अब और नहीं, ये मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। ये शैतान अजय को मार डालेगा। मैं जा रहा हूँ, मैं अभी काली कोठरी जाऊंगा। मुझे पता है कि इस तंत्र का धागा वहीं से जुड़ा है। रुको रमेश, ये तुम्हारे अकेले की बस की बात नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसी रात रमेश और पंडित विश्वनाथ हवेली में प्रवेश करते हैं। कैलाश एक यंत्र में मंत्र पढ़ रहा था। कैलाश, ये सब तुरंत बंद कर। मैं कह रहा हूँ मेरे बेटे को छोड़ दे। तेरी लड़ाई मुझसे है, उसे क्यों बीच में लाया? मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। माफ, तूने मेरी जिंदगी तबाह की और अब माफी देगा? नहीं, ये बदला पूरा होगा। अब तेरा बेटा, ये मासूम बच्चा मेरे साथ जाएगा। ये तंत्र अब पूरा हो चुका है रमेश, अब कोई नहीं रोक सकता। कैलाश, तेरी आंखों पर प्रतिशोध का पर्दा पड़ा है। तूने जो किया है वो सिर्फ अपराध नहीं, वो महापाप है। हवेली में हवा और तेज हो जाती है। कैलाश चीखने लगता है और एक काला साया उसके पीछे उभरता है। कैलाश हवा में उठने लगता है।
कैलाश, ये तेरा अंत है, समझ ले। मेरे बेटे को अब तू नहीं छू सकता। ये साया तुझे ले जाएगा, देख ले। काला साया कैलाश को लेकर हवेली से दूर चलने लगता है। अजय बिल्कुल ठीक हो गया था। सुनीता ने उसे बेड पर लेटा दिया था। ऐसे और मजेदार कहानियों को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।